एक गैरेज में चार्ली उस विमान की मरम्मत कर रहा है जिसे उसकी पत्नी सारा ने उसे उसके जन्मदिन पर उपहार में दिया। सारा उसे यह बताने के लिए बाधित करती है कि वह जल्द ही लंदन में एक व्यापार सम्मेलन के लिए जा रही है। वह उसे फिर से अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन चार्ली उसे ठुकरा देता है क्योंकि उसके पास बहुत काम है। कुछ समय बाद चार्ली CIA मुख्यालय पहुंचता है। डिक्रिप्शन और विश्लेषण विभाग के रास्ते में वह उन सभी सुरक्षा स्कैनरों से गुजरता है जिनका उसने आविष्कार किया था और अंत में काम पर लग जाता है। अचानक उसे इन्क्विलिन से एक संदेश मिलता है, एक रहस्यमय व्यक्ति जिसके साथ वह वर्षों से संपर्क में है। हमेशा की तरह उनके पास उसे बेचने के लिए मूल्यवान वर्गीकृत खुफिया जानकारी। हालांकि इस बार इन्क्विलिन ने उन्हें चेतावनी दी है कि ये दस्तावेज CIA को खतरे में डाल सकते हैं। चार्ली उनके स्थान का अनुमान लगाने की कोशिश करता है और इस्तांबुल कहता है, लेकिन इन्क्विलिन उसे खारिज कर देती है। बाद में वह सामग्री का विश्लेषण करने पर काम करता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी कोड को क्रैक नहीं कर सकता। के बाद चार्ली अपने कार्यालय में वापस जाता है और सारा का फोन आता है जो उसे सूचित करती है कि वह पहले ही लंदन आ चुकी है। हालांकि चार्ली पहले से ही जानता है क्योंकि वह उसे ट्रैक कर रहा है। वे ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि वह रहस्यमय दस्तावेजों पर वापस जाने के लिए बेताब है। चूंकि वह अभी भी कोड को क्रैक नहीं कर सकता है, इसलिए वह अपने कंप्यूटर को प्रतिबंधित क्षेत्र में ले जाता है जहां एक अधिक उन्नत प्रणाली उसे तेजी से प्रगति करने में मदद करती है। इसमें उसे थोड़ा समय लगता है, लेकिन वह अंत में दस्तावेजों में जानकारी खोलता है जिससे वह सदमे में रह जाता है। ये शीर्ष गुप्त सरकारी फाइलें हैं जो खुलासा करती हैं कि आत्मविलोपन बमबारी के रूप में प्रच्छन्न एक ड्रोन हमले को अधिकृत किया गया था और कवर किया गया था। फ्रांसीसी विशेष बलों और डेनिश नौसैनिकों सहित 150 हताहतों की रिपोर्ट करने वाले समाचार के क्लिप हैं। यह पूरा ऑपरेशन चीफ मूर द्वारा आयोजित किया गया था, जो चार्ली के बॉस भी हैं। उस रात घर पर चार्ली सारा को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती है, इसलिए वह एक ध्वनि मेल छोड़ देता है। अगले दिन चार्ली कार्यालय पहुंचता है और मूर को उसका इंतजार करते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। मूर चार्ली को ओब्रायन के कार्यालय में ले जाता है, जो हाल ही में निदेशक बने हैं। वह बताती है कि लंदन के एक होटल में आतंकवादी हमला हुआ है और सारा पीड़ितों में से एक थी। चार्ली ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और सारा को फोन करना चाहता है, इसलिए मूर उसे खबर दिखाने के लिए टीवी चालू करता है। रिपोर्टर ने बताया है कि कैसे 4 आतंकवादी होटल में घुस गए, 4 लोगों को बंधक बना लिया और उनमें से 2 को मार डाला। इसके बाद मूर होटल के सुरक्षा फुटेज को चलाता है, जो घटना के दौरान सभी अराजकता को दिखाता है और पुष्टि करता है कि सारा पीड़ितों में से एक थी। जब चार्ली घर जाता है तो वह दर्जनों पत्रकारों को एक साक्षात्कार की प्रतीक्षा करते हुए पाता है और पुलिस उन्हें वापस रखने की कोशिश कर रही है। एक दोस्त चार्ली को बिना परेशान हुए घर में प्रवेश करने में मदद करता है। अगले दिन चार्ली मूर और पर्यवेक्षक कालेब का सामना करता है, क्योंकि जो कुछ हुआ उसके बारे में उसे बहुत संदेह है। वह विश्वास नहीं कर सकता कि आतंकवादी लंदन में हजारों सुरक्षा कैमरों से फिसल सकते थे, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि वे यातायात में चले गए। मूर वादा करता है कि वे जांच कर रहे हैं, लेकिन कालेब उसे घर भेज देता है। अगले दिन चार्ली सारा के शरीर और उसका सामान लेने के लिए हवाई अड्डे जाता है। घर पर वह सूटकेस के अंदर देखता है और उसे एक उपहार मिलता है जो सारा ने उसके लिए खरीदा था, जिससे उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। घर पर रहकर थक गया चार्ली काम पर वापस चला जाता है और होटल और आसपास की सड़कों पर सुरक्षा कैमरों को हैक करने के लिए प्रतिबंधित कंप्यूटर का उपयोग करता है। वह घटनाओं की एक समय रेखा तैयार करता है और इसे अपने वरिष्ठों को दिखाता है। 4 आतंकवादियों ने ईस्ट एंड में एक वाहन चुरा लिया, फिर सेवा के माध्यम से होटल में प्रवेश किया जहां उन्होंने पेशेवर रूप से सभी प्रिंट और DNA को साफ किया। जाहिर तौर पर उन्होंने इंडोनेशिया के इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स के साथ बैठक की थी, लेकिन कुछ गलत हो गया और गलियारे में बहस शुरू हो गई। फर्म के सुरक्षा कर्मियों में से एक को गुस्सा आ गया तो एक आतंकवादी ने गोली चला दी, जिसमें एक गार्ड की मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर हो गई। होटल के सुरक्षा को तुरंत सूचित किया गया और उन्होंने पुलिस को बुलाया। पकड़े बिना इमारत छोड़ने के लिए बेताब आतंकवादियों ने सम्मेलन कक्ष में प्रवेश किया और कुछ बंधकों को पकड़ लिया। सारा को इसलिए ले जाया गया क्योंकि उसने कुछ परिचारकों को भागने में मदद करने की कोशिश की। चार्ली की दौड़ने वाली आवाज और चेहरे का विश्लेषण, इसलिए वह 4 आतंकवादियों की पहचान प्राप्त करने में कामयाब रहा। वे मॉस्को के मिश्का हैं, जो लॉरेंस नामक एक पूर्व दक्षिण अफ्रीकी विशेष बल ऑपरेटिव हैं, भाड़े के हॉर्स्ट और पूर्व खुफिया अधिकारी ग्रेचन हैं। कालेब और मूर की प्रतिक्रिया की कमी को देखते हुए चार्ली को पता चलता है कि वे पहले से ही यह सब जानते थे। वे चार्ली को बताते हैं कि वे पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं और उसे एक चिकित्सक को देखने के लिए। अगले दिन चार्ली अपने ID बैज में एक चिप छुपाता है और स्कैनर का पता लगाए बिना सुरक्षा से गुजरता है। अपने कार्यालय में वह सभी वर्गीकृत फाइलों को प्रिंट करता है और डिजिटल कॉपी बनाने के लिए प्रिंटर पर एक स्किमर का उपयोग करता है। उस रात चार्ली एक बार में जाता है और ज्यूक बॉक्स को घूरता रहता है। अगली सुबह चार्ली मुद्रित फाइलों का उपयोग करके फिर से अपने वरिष्ठों का सामना करता है। वह मूर के सभी गंदे मिशनों को सूचीबद्ध करता है, जैसे कि एक सीरियाई अस्पताल पर बमबारी करना और यमन में एक सहयोगी अड्डे पर हमला करना जिसमें हजारों नागरिक मारे गए। वह सब कुछ निर्देशक के पास ले जाने की धमकी देता है और बताता है कि उसने एक मृत व्यक्ति स्विच को ट्रिगर किया। यदि वह हर 5 घंटे में एक कोड दर्ज नहीं करता है तो सबूत सबसे महत्वपूर्ण समाचार आउटलेट्स को भेजे जाएंगे। अपनी चुप्पी के बदले में चार्ली ने सारा के हथियारों पर पूर्ण CIA प्रशिक्षण, नकली पासपोर्ट, नकदी, एक बंदूक और खुफिया जानकारी मांगी है। बैठक के बाद चार्ली अपनी कार में लौटता है और तनाव के कारण उल्टी करता है। कार्यालय में मूर का कहना है कि मृत व्यक्ति स्विच एक झांसा है, लेकिन कालेब बताते हैं कि वे इसे जोखिम में नहीं डाल सकते। वे ट्रिगर की खोज करेंगे, यदि यह वास्तव में एक धोखा है तो वे प्रशिक्षण के दौरान एक घातक दुर्घटना की व्यवस्था कर सकते हैं। कुछ समय बाद कालेब और उनकी टीम यह समझने की कोशिश करती है कि चार्ली ने गोपनीय फाइलों की नकल कैसे की। वे एक स्किमर की संभावना पर चर्चा करते हैं जो उनके सुरक्षित कंप्यूटर पर काम नहीं करेगा, लेकिन प्रिंटर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चार्ली फाइलों को प्रिंटर पर भेज सकता था और डेटा को कॉपी करने के लिए एक चुंबकीय पट्टी का उपयोग कर सकता था। सुरक्षा फुटेज की खोज करते हुए वे पुष्टि करते हैं कि चार्ली ने एक स्टोर पर एक चुंबकीय पट्टी खरीदी थी, लेकिन वे अभी भी यह नहीं बता सकते हैं कि उसने इसे इमारत के अंदर और बाहर चार्ली के घर की भी तलाशी लेती है और अंततः पता चलता है कि वह 2 बार एक निश्चित बार में गया था। वे इसे खोजने के लिए बार में जाते हैं और ज्यूक बॉक्स के नीचे एक ABBS CD पाते हैं।
कालेब जूक बॉक्स कैटलॉग में उस सीडी को चुनता है और केवल शोर सुना जा सकता है, इसलिए वे उस सीडी को निकालते हैं जिसे चार्ली ने पीछे छोड़ दिया था। इस बीच चार्ली CIA प्रशिक्षण सुविधा में पहुंचता है, जहां कर्नल हेंडरसन द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। वे शूटिंग रेंज से शुरू करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से चार्ली एक अच्छा शूटर नहीं है। उसे सही जगह शूट करने के लिए लक्ष्य के वास्तव में करीब पहुंचने की जरूरत है। हालांकि जब बम बनाने की बात आती है तो चार्ली हेंडरसन को प्रभावित करते हुए उत्कृष्ट रूप से तेजी से काम करता है। इसके बाद चार्ली को अपनी नई पहचान सीखने की जरूरत है, इसलिए हेंडरसन उसे परेशान करता है और उसे इधर उधर फेंक देता है ताकि चार्ली दबाव में भी अपनी नई जानकारी पढ़ सके। अंत में वे नए पासपोर्ट बनवाते हैं। उस रात हेंडरसन चार्ली के कमरे में जाता है और उसे बताता है कि वह हत्यारा नहीं है, लेकिन चार्ली ने जोर देकर कहा कि वह न्याय चाहता है। फिर हेंडरसन एक बंदूक निकालता है और चार्ली को देता है। उसे अपनी छाती पर निशाना लगाने के लिए कहता है। चार्ली के हाथ हिलना बंद नहीं करेंगे और वह बंदूक को नीचे कर देता है। कार्यालय में एजेंट सीडी में जानकारी को डिक्रिप्ट करने में कई घंटे बिताते हैं, जब तक कि उन्हें पता नहीं चलता कि चार्ली मृत व्यक्ति के स्विच के बारे में झांसा दे रहा था। वे तुरंत अपने वरिष्ठों को सूचित करते हैं, इस बात से अनजान कि चार्ली उनकी जासूसी कर रहा है। यह पता चला है कि उसने अपने बैज पर जो चिप छिपाई थी वह वास्तव में एक बग थी जिसे उसने अपने मालिकों को दी गई फाइलों पर लगाया था। मूर तुरंत हेंडरसन को फोन करता है और उसे चार्ली को गिरफ्तार करने के लिए कहता है, हालांकि वह पहले ही भाग चुका है। फोन रखने के बाद मूर अंततः फाइलों पर बग देखता है और चार्ली से सीधे बात करता है और उसे बताता है कि यह देशद्रोह है। चार्ली को विमान में चढ़ने से पहले अपने ईयरपीस से छुटकारा मिल जाता है। एक बार जब चार्ली लंदन पहुंचता है तो वह रीति रिवाजों से गुजरता है और पेरिस के लिए अपना रास्ता बनाना शुरू कर देता है। उसका नकली पासपोर्ट CIA के कंप्यूटरों में दिखाई देता है, इसलिए मूर हेंडरसन को उसके बाद भेजता है। पेरिस में चार्ली रेस्तरां के पास एक होटल का कमरा किराए पर लेता है, जहां ग्रेचेन को अक्सर देखा जाता है। आखिरकार वह दिखाई देती है और उसके फोन को ट्रैक करना शुरू करने के लिए काफी करीब है। चार्ली फिर ग्रेचेन की इमारत के बाहर दिन बिताता है और उसके चले जाने तक इंतजार करता है। जब कोई किराएदार बाहर आता है तो वह अंदर जाने के मौके का उपयोग करता है। फिर वह ग्रेचेन की जगह का ताला लेने के लिए एक ऑनलाइन वीडियो का अनुसरण करता है। चार्ली अपार्टमेंट की खोज शुरू करता है और ग्रेचेन के शेड्यूल की तस्वीरें लेता है। उसे एक दराज में एक बंदूक भी मिलती है, इसलिए वह उसे रखने का फैसला करता है। उस समय उसका ट्रैकर उसे चेतावनी देता है कि ग्रेचेन वापस आ रहा है, इसलिए वह उसका इंतजार करने के लिए सीढ़ियों की ओर दौड़ता है। हालांकि जब वह अंततः घर आती है तो वह ट्रिगर नहीं खींच सकता। निराश महसूस करते हुए वह होटल वापस जाता है और नाटक करता है कि सारा उसका इंतजार कर रही है। शांत होने के बाद वह तस्वीरों पर करीब से नजर डालता है और सीखता है कि ग्रेचेन अक्सर अस्पताल जा रहा है। उसके स्वास्थ्य इतिहास में हैकिंग से पता चलता है कि उसे एलर्जी है। अगली सुबह चार्ली टन फूल खरीदता है। फिर वह कैफे में तब तक इंतजार करता है जब तक कि वह ग्रेचेन को नहीं देख लेता और उसका पीछा अस्पताल तक कुछ परीक्षणों से गुजर रहा है, लेकिन डॉक्टर ने देखा कि कंप्यूटर स्क्रीन खराब है, इसलिए वह मदद का अनुरोध करने के लिए कमरे से बाहर निकल जाता है। चार्ली एक डॉक्टर के रूप में कपड़े पहनकर आता है और ग्रेचेन को मशीन के अंदर बंद कर देता है। वह घबराने लगती है, लेकिन चार्ली कक्ष को पराग से भरते हुए उसे अनदेखा कर देता है। डॉक्टर और एक नर्स शोर सुनते हैं, लेकिन दरवाजा भी बंद है। ग्रेचेन अपनी एलर्जी के कारण कमजोर होने लगती है और चार्ली का कहना है कि अगर वह उसे बताती है कि होर्स्ट को कहां खोजना है तो वह मदद करेगा, क्योंकि वह वही है जिसने सारा एलर्जी ग्रेचेन को बात नहीं करने देती है। इसलिए चार्ली कक्ष खोलता है, केवल ग्रेचेन के लिए उसे डेस्क के खिलाफ धक्का देने के लिए। वे पूरे कमरे में लड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को फर्नीचर के हर टुकड़े के खिलाफ फेंकते हैं। चार्ली अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन ग्रेचेन उसे नीचे लाता है और अंत में भागने के लिए दरवाजा खोलता है। एक हताश चार्ली सड़क पर उसका पीछा करता है, लेकिन इससे पहले कि वह गोली मार सके ग्रेचेन को एक कार ने टक्कर मार। शरीर से भयभीत चार्ली खुद को अपना फोन हथियाने के लिए करीब आने के लिए मजबूर करता है। फिर वह भाग जाता है और लैब कोट को कूड़ेदान में फेंक देता है। होटल में वह सारा खून धोता है और अपना सामान पैक करता है। उस रात वह बस स्टेशन जाता है और मार्सिले के लिए टिकट खरीदता है। जल्द ही ग्रेचेन की मौत की खबर CIA तक पहुंच जाती है। ओब्रायन इस बारे में अधिक सवाल करता है और वह केवल इतना कहता है कि ग्रेचेन को उनके अपने ही एक व्यक्ति द्वारा मार दिया गया था। उस रात चार्ली एक बार में जाता है और ग्रेचेन की मौत पर महसूस होने वाले अपराध बोध को डुबोने के लिए बहुत शराब पीता है। वह सोचता है कि वह सारा को नाचते हुए देखता है, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि यह एक महिला है जो उसके चार्ली ने हेंडरसन को उसके पास आते हुए देखा और घबरा गया। वह लोगों को तब तक धक्का देता है जब तक कि वह बार छोड़ने का प्रबंधन नहीं कर लेता और सड़कों पर तब तक दौड़ता है जब तक कि उसे छिपने के लिए हेंडरसन वहां भी उसका पीछा करता है। इसलिए चार्ली बाथरूम में भाग जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। दुर्भाग्य से यहाँ कोई खिड़कियां नहीं है, इसलिए चार्ली के पास बाहर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह बार में हेंडरसन के साथ जुड़ता है और सीखता है कि उसने ग्रेचेन के फोन को ट्रैक करके उसे ढूंढ लिया है। थोड़ी देर बातचीत के बाद चार्ली अपने फोन पर एक टाइमर प्रकट करता है और बाथरूम में बम फटने से पहले बाहर भाग जाता है। अराजकता बार पर कब्जा कर लेती है और हेंडरसन चार्ली की दृष्टि खो देता है। उसके फोन का ट्रैकर भी अब काम नहीं करता है। अगली सुबह चार्ली उनकी मदद लेने के लिए इनक्विलिन से संपर्क करता है और तुर्की के लिए एक कार्गो विमान से रवाना होता है। इस्तांबुल में वह एक रेस्तरां में जाता है और इनक्विलिन को टेक्स्ट करता है। एक आदमी के फोन की घंटी बजते हुए देखकर वह उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन एक महिला द्वारा उसे ब्लॉक कर दिया जाता है जो उसे चार्ली रेस्तरां छोड़ देता है और महिला फिर से उसके पास जाती है, पुष्टि करती है कि वह इनक्विलिन है। वह पहले से ही अपनी पत्नी के बारे में जानती है, इसलिए वह उसे अपनी टोपी और बैकपैक को शॉपिंग बैग में छिपाने के लिए कहती है। इनक्विलिन चाहती है कि वह थोड़ी देर के लिए खरीदारी करने का नाटक करे और उससे गैरेज में मिले। कुछ क्षण बाद चार्ली उससे फिर मिलता है और वह उसे अपने घर ले जाती है। यात्रा के दौरान इनक्विलिन ने साझा किया कि वह 6 साल पहले अपने पति की मृत्यु के बाद हैकर बन गई थी। वह CIA की संपत्ति थी और रूसी खुफिया के लिए काम करती थी। वास्तव में वह मूल इनक्विलिन था और उसने उसे सब कुछ सिखाया। आधिकारिक कहानी कहती है कि वह गलती से एक खिड़की से गिर गया। जब वे उसके घर पहुंचते हैं तो इनक्विलिन का कहना है कि यह एकमात्र जगह है जहां वह 3 साल से अधिक समय तक रहने में कामयाब रही है और स्वीकार करती है कि वह दौड़ते रूसी कभी उसके लिए आते हैं तो उसके पास स्वयं को हटाने के लिए एक बंदूक है। फिर वे मामले के बारे में बात करना शुरू करते हैं। होर्स्ट मूर के लिए भाड़े के सैनिकों को काम पर रखने के प्रभारी नेता है।
लॉरेंस एक हथियार डीलर है, इसलिए इनक्विलिन उससे संपर्क करने के लिए हथियार विक्रेता के रूप में पोस्ट देने के लिए स्वयंसेवक है। अंत में मिश्का है, जो अक्सर यात्रा करती है और सब कुछ ऑनलाइन पोस्ट करती है। वे तस्वीरों का बारीकी से निरीक्षण करते हैं और उनके साथ एक महिला को पाते हैं। चेहरे की पहचान उन्हें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ले जाती है और वे पुष्टि करते हैं कि वह स्पेन में है। अगले दिन कालेब अपनी टीम को चार्ली को खोजने के लिए आतंकवादी पर नजर रखने के लिए कहता है। ओब्रायन मूर से मिलता है और उसे बताता है कि वह चाहती है कि वह उसकी अनुमति के बिना ब्लैक ऑप्स चलाना बंद कर दे। मूर का कहना है कि उनके पूर्ववर्ती ने उन्हें वही भाषण दिया था, इसलिए वह उसे वही बात बताएगा जो उसे उसका पूरा समर्थन है। बैठक के बाद ओब्रायन अपनी कार में बैठता है और उसका सहायक उसे स्पेन में हेंडरसन की एक तस्वीर दिखाता है। यह पुष्टि की गई है कि मूर ने उसे भेजा था, इसलिए ओब्रायन उसके बाद अपने स्वयं के एजेंटों में से एक को भेजता है। इस बीच चार्ली और इनक्विलिन एक होटल के सुरक्षा कैमरों को हैक करके मिश्का को ढूंढते हैं। चार्ली फिर मैड्रिड की यात्रा करता है और उसी होटल में रहता है। उसे पता चलता है कि मिश्का को पूल में तैरना पसंद है, जो 2 इमारतों को उनकी छतों से जोड़ता है। उसी समय हेंडरसन चार्ली को क्षेत्र में ट्रैक करता है। अगले दिन चार्ली एक उपकरण बनाना शुरू करता है जो उसे मिश्का प्राप्त करने में मदद करेगा और उसे होटल के अंदर छिपा देगा। बाद में वह मिश्का का पीछा करते हुए बार में जाता है। लॉबी में हेंडरसन से अनजान है। चार्ली बार में एक संदिग्ध व्यक्ति को देखता है और उसे पता चलता है कि उसने उसे पहले देखा है, जिसका अर्थ है कि उसका पीछा किया जा रहा है। वह अपने ईयरपीस के माध्यम से इनक्विलिन को बताता है, इसलिए वह उसके चेहरे की तलाशी लेती है और पुष्टि करती है कि वह CIA एजेंट है। वह हेंडरसन को कैमरे पर भी देखती है और चार्ली को गर्भपात करने के लिए कहती है, लेकिन वह योजना पर कायम रहना चाहता है। जब मिश्का पूल में जाती है तो चार्ली उसका सामना यह पूछने के लिए करता है कि होस्ट को कहां ढूंढना है। अगर वह बात नहीं करता है तो पूल नष्ट हो जाएगा। मिश्का उस पर विश्वास नहीं करती है और तैरना शुरू कर देती है, इसलिए चार्ली एक बटन दबाता है और कांच फटने लगता है। एक हताश मिश्का तेजी से तैरना शुरू कर देता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। कांच टूट जाता है और वह गिर जाता है और पानी सड़क पर बाढ़ आ जाता है। फिर इनक्विलिन चार्ली को चेतावनी देती है कि हेंडरसन और दूसरा एजेंट करीब आ रहे हैं और उसे भागने के लिए निर्देश देते हैं। एक पीछा शुरू होता है और हेंडरसन उसे लगभग पकड़ लेता है, लेकिन उसी समय दूसरा एजेंट भी हमला करता है। वह आदमी हेंडरसन से निपटता है और वे कपड़े धोने के कमरे में लड़ने लगते हैं। चार्ली देखता है कि कैसे वे एक दूसरे को पूरे कमरे में फेंकते रहते हैं और हेंडरसन उस आदमी के सिर को वॉशिंग मशीन के अंदर रखता है। एजेंट एक बंदूक निकालता है और हेंडरसन को गोली मार देता है, केवल उसके लिए बंदूक चुराने और उसे वापस गोली मारने। चार्ली अंदर आता है और सोचता है कि क्या उसे उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन इनक्विलिन उसे भागने की याद दिलाती है। अगले दिन ओब्रायन मूर को अपने कार्यालय में लाता है और चार्ली के बारे में पूछता है। मूर का कहना है कि वह शोक अवकाश पर है और वह यह बताने से पहले उसे जाने देती है कि उसे होटल से फुटेज मिला है। इस बीच कालेब और उनकी टीम एक ही फुटेज को देखती है और महसूस करती है कि चार्ली ने मदद की थी। वे चार्ली की एन्क्रिप्टेड चैट को देखते हैं और अंत में इनक्विलाइन के संदेश ढूंढते हैं। एक लंबी खोज के बाद उन्हें इनक्विलिन के नाम से जाने जाने वाले मृत एजेंट की फाइल का पता चलता है और अनुमान लगाता है कि उसकी पत्नी ने कब्जा कर लिया। उस रात चार्ली और इनक्विलिन सिर्फ कंपनी के लिए एक दूसरे के बगल में सोने के लिए सहमत हुए। हालांकि वे इनक्विलिन के पक्षियों के चीखने से जाग जाते हैं और वे सुरक्षा कैमरों पर एजेंटों के एक समूह को आते हुए देखते हैं। दोनों तुरंत दीवार में एक छिपी हुई सुरंग से भागते हैं और जैसे ही वे बाहर निकलते हैं चार्ली को आकाश में एक ड्रोन दिखाई देता है। दूसरी इमारत में घुसकर दोनों चलते रहने का प्रबंधन करते हैं और एजेंटों के घर में घुसने से ठीक पहले पड़ोस छोड़ देते हैं। कंप्यूटर पहले से ही सभी फाइलों को हटा रहा है, इसलिए उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है। समुद्र तट पर दौड़ने के बाद दोनों इनक्विलिन की कार के पास पहुंचते हैं और उन्हें ड्रोन द्वारा देखा जाता है। जल्द ही एजेंट खुली आग के साथ उनके पीछे आते हैं, यहाँ तक कि एक नाव पर उनका पीछा करते हैं। लंबे समय तक पीछा करने के बाद एजेंट कार को रोकने के लिए पर्याप्त नुकसान पहुंचाने का प्रबंधन करते हैं और इनक्विलिन घातक रूप से घायल हो जाती है। चार्ली के पास शरीर को दूसरी सीट पर धकेलने और पहिया पर कब्जा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ताकि वह तब तक गाड़ी चलाता रह सके जब तक कि वह अंततः अपने पीछा करने वाले वह कार को गैरेज में छोड़ देता है और इनक्विलिन को अलविदा कहता है। अगले दिन चार्ली लॉरेंस से संपर्क करता है और एक बैठक की व्यवस्था करने के लिए हथियार डीलर होने का नाटक करता है। फिर चार्ली नए इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है और रोमानिया की यात्रा करता है। एक परित्यक्त इमारत में वह अपना चेहरा रिकॉर्ड करता है और बर्लिन में एक सुरक्षा फीड को हैक करता है। अब CIA को लगता है कि वह बर्लिन में है और अपने लोगों को वहां भेजता है। जब लॉरेंस अंत में आता है तो उसे एक कुर्सी पर एक बजता हुआ फोन मिलता है। चार्ली उसे एक बॉक्स के अंदर देखने के लिए कहता है और लॉरेंस को बमों का एक गुच्छा मिलता है। अगर वह चलता है तो वे विस्फोट कर देंगे। जैसे ही लॉरेंस बॉक्स में सारा की एक तस्वीर देखता है, चार्ली उसके पीछे होस्ट का स्थान पूछता है और अगर वह सहयोग करता है तो बमों को निष्क्रिय करने का वादा करता है। लॉरेंस बताते हैं कि होस्ट रूसी जल में काम करता है और आमतौर पर बाल्टिक बंदरगाह पर डिलीवरी प्राप्त करता है। चार्ली तब पूछता है कि होस्ट से कैसे संपर्क किया जाए, इसलिए लॉरेंस का कहना है कि उसे केवल अपने आदमियों से गुप्त कोड के माध्यम से संदेश मिलते हैं। सभी नंबर और नाम उसके फोन पर हैं। से वह जमीन पर फेंकता है। फोन पकड़ने के बाद चार्ली चला जाता है और दूसरे कमरे में लॉरेंस को मारने वाले बमों की आवाज सुनता है। जल्द ही CIA को रोमानिया में लॉरेंस की मौत की खबर मिलती है और उन्हें एहसास होता है कि वे नकली फुटेज देख रहे हैं। बाद में एक रूसी होटल में चार्ली अपने साथ सारा की कल्पना करता है और उपहार खोलता है। यह एक पहेली है जिसे वह जल्दी से हल करता है और अंदर उसकी पत्नी का एक मीठा संदेश होता है। सुबह वह बंदरगाह पर जाता है और एक संदिग्ध वाहन देखता है। वह होस्ट के आदमियों को कोड भेजता है और संदिग्ध कार के पास एक आदमी को अपने फोन की जांच करते हुए देखता है। वह उस आदमी का पीछा करता है और जाने से पहले उसकी नाव की तस्वीरें लेता है। कुछ उपकरण खरीदने के बाद चार्ली होटल वापस जाता है और उस नौका का पता लगाता है जिसकी नाव उसकी पंजीकरण संख्या खोजती है। वह उन समुद्री मार्गों का भी अध्ययन करता है जिनका होस्ट उपयोग कर सकता है। सुबह चार्ली नाव के पास आता है और कोई उसे पीछे से खटखटाता है, जिससे वह सारा की पहेली को छोड़ देता है। चार्ली को नौका पर ले जाया जाता है जहां वह अंत में होर्स्ट से मिलता है, जिसने चार्ली द्वारा पहले मारा गया बम पाया था। होर्स्ट ने देखा है कि चार्ली ने अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों को मार डाला और सोचता है कि वह इसे आमने सामने करने में सक्षम नहीं है। वह चार्ली को एक बंदूक देता है और उसे ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन चार्ली नहीं कर सकता और बंदूक नीचे रख देता है। अचानक नौका विपरीत दिशा में मुड़ने लगती है और चालक दल घबरा जाता है।
चार्ली ने खुलासा किया कि उसने नौका पर नियंत्रण कर लिया है, जिसे CIA द्वारा प्रशासित किया जाता है। चूंकि उन्होंने इस नौका की सुरक्षा करने वाले प्रोटोकॉल पर काम किया था, इसलिए उनके लिए इसे हैक करना और फिनलैंड भेजना आसान था। जल्द ही नौका फिनिश नौसेना और इंटरपोल से घिर जाती है, जो तुरंत होर्स्ट और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। कुछ समय बाद ओब्रायन ने घोषणा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि उन्होंने उन सभी गंदे एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया है जो अवैध गतिविधियों के लिए CIA के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। चार्ली से हेंडरसन संपर्क करता है, जो उसे बताता है कि उसने जो किया है उस पर उसे गर्व। सारा की कब्र पर जाने के बाद चार्ली घर जाता है और अंत में सवारी के लिए विमान लेता है।